इजिप्ट के जो क्यूबिट्स बने हुए हैं, गिज़ा पिरामिड्स जो बने हुए हैं, उसके लिए जो मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल किया गया था वो क्या था? फ़ारोज़ आर्म लेंथ। आर्म किसको बोलते हैं? अभी ये यहाँ से लेकर, ये आपके फिंगर्स से लेकर तो ये जो है ना आपका शोल्डर, ये सब का सब क्या है आपका? फ्रॉम हियर, फ्रॉम द शोल्डर टू द फिंगर्स, ये क्या है आपका? आर्म है। तो पहले क्या होता था, जो यूनिट का इस्तेमाल होता था वो फ़ारोज़ आर्म, मतलब वो जो किंग हुआ करता था, ठीक है, फ़ारोज़ के अंदर जो किंग आते थे, हर किंग का जो आर्म का लेंथ रहता था उसको एज ए यूनिट उन लोग रेफर करते थे। सो अभी यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल अथॉरिटी के साथ क्या है, मेजरमेंट आर ऑलवेज मेड इन अकॉर्डिंग्स विद द एक्सटर्नल अथॉरिटी। तो हमने एक एग्जांपल देखा था BMW कंपनी का, कि जैसा BMW का जो ओरिजिन है वो जर्मनी का है, बट इंडिया में भी उस कंपनी की कारें चलती है। अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उसमें से कोई एक पार्ट ख़राब हो जाता है तो हमको जर्मनी से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। छोटा सा अगर कोई पार्ट, नट और बोल्ट का एग्जांपल हमने लेकर देखा था कि नट और बोल्ट मान लीजिए BMW कार का कोई ख़राब हो जाता है तो उसके लिए हमको जर्मनी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग इंडिया की कंपनी में, इंडिया की किसी कंपनी में मैन्युफैक्चर हुआ नट और बोल्ट भी उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज BMW कार ने भी जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है और उसके हिसाब से सारी कार के सारे पार्ट्स बनाए हैं। और जो कंपनी, इंडिया की जो कंपनी है जो नट और बोल्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो भी सेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो कर रही है, जिसकी वजह से जो साइज़ रहेगा, नट और बोल्ट का जो साइज़ रहेगा वो यूनिफॉर्म ही रहेगा या सेम ही रहेगा। अगर 10 नंबर का अगर हम लोग जो है वहाँ पे नट और बोल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं BMW कार में, या BMW कंपनी 10 नंबर का अगर नट और बोल्ट मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उसका भी साइज़ उतना ही रहेगा जितना इंडिया की जो कंपनी है जो नट और बोल्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है और 10 नंबर का साइज़ डिफाइन कर रही है। तो दोनों का जो साइज़ रहेगा 10 नंबर वो सेम ही रहेगा। सो द अर्लियर authority was फ़ारोज़ आर्म, but nowadays we are following the SI system or MKS system. Standard is external authority, also standard is a physical abdominant of a unit. The estimate of the inaccuracy, estimate कर रहे हैं हम लोग, अंदाज़ा लगा रहे हैं या पता कर रहे हैं, उसको लोकेट कर रहे हैं कि कहाँ पे हुआ है मिस्टेक। estimate of the inaccuracy of a measurement that includes both the random and systematic components। ठीक है, हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है वो जो चेन है, चेन की किस लिंक में गड़बड़ है उसको फाइंड आउट करना। अब वो जो लिंक में गड़बड़ हो रही है वो हो सकता है रैंडम एरर की वजह से हो रही होगी या सिस्टमेटिक एरर की वजह से हो रही होगी। ये हमारे लिए मैटर नहीं करता कि कौन से टाइप का एरर वहाँ पे हो रहा है, बस हमको क्या फाइंड आउट करना है अनसर्टेनिटी में कि एरर कहाँ पे हो रहा है, उस लोकेशन को फाइंड आउट करना है। द पॉइंट वेयर error is occurring, we have to find out that location, and this procedure of finding out the location of the error is called as uncertainty। then uncertainty को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? an estimate of the range within which the true value for a measuring lies with a given probability level। ठीक है, इस तरीके से भी उसको डिफाइन कर सकते हैं। not surprisingly it is difficult to state with certainty how much uncertainty there is in a measurement value or measured value। मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? It is difficult to state, ये कहना मुश्किल है पक्के भरोसे से, या क्या बोलेंगे हम लोग? कॉन्फिडेंस ये कहना डिफ़िकल्ट है कि कितनी गड़बड़ हुई है, एक जो मेजरमेंट हम लोगों ने किया है उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी है या कितनी इनएक्यूरेसी है, ये हम लोग एकदम पक्के भरोसे से नहीं बोल सकते हैं कि 100% एक्यूरेट है ही या फिर 100% इनएक्यूरेट है। ये हम लोग पक्का नहीं बोल सकते हैं जब तक कि उसके ऊपर स्टडी ना कर लें। बट दैट डजंट कीप मेट्रोलॉजिस्ट फ्रॉम ट्राइंग। तो अभी इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? पक्के भरोसे से नहीं बोल सकते तो क्या करना पड़ेगा? तो जो मेट्रोलॉजिस्ट रहेगा उसके ऊपर स्टडी करेगा, रिसर्च करेगा, देन उसके बाद जो है कोई एक नतीजे पे पहुंचेगा कि जो मेजरमेंट हुआ है वो उसके अंदर कितनी एक्यूरेसी थी या फिर कितनी इनएक्यूरेसी। नाउ द मेट्रोलॉजिस्ट ट्राई टू फिगर आउट ऑल द पॉसिबल सोर्सेस ऑफ अनसर्टेनिटी एंड एस्टिमेट देयर मैग्नीट्यूड। अभी देखो जो रिसर्च मैंने बोला है ना, रिसर्च करना है, उसको स्टडी करना है, तो कैसे कर रहा है वो रिसर्च? वो क्या कर रहा है?
फिगरिंग आउट ऑल द पॉसिबल सोर्सेस ऑफ अनसर्टेनिटी। जितने भी जो है चांसेस है या फिर जितने भी ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो सकती है या फिर जहाँ पे मिस्टेक्स हो सकती है या फिर जहाँ पे एरर्स आ सकते हैं, ठीक है, उसको जो है लोकेट करेगा, उसके उन पॉइंट्स के ऊपर पर्टिकुलरली एम्फसाइज करके वहाँ पे क्या करेगा, उसको स्टडी करेगा मेट्रोलॉजिस्ट। और अगर मान लीजिए उसको अगर पता चल जाता है कि वहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, कुछ अनसर्टेनिटी आई है, तो वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कितने क्वांटिटी में वहाँ पे अनसर्टेनिटी आई है, बिगाड़ जो आया है वो कितना बिगाड़ है, छोटा बिगाड़ है, छोटी मिस्टेक हुई है, बड़ी मिस्टेक हुई है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा। देन वन और अनदर फैक्ट्री और मे बी मोर सिग्निफिकेंट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन मेजरिंग वेरी शॉर्ट लेंथ with micrometers care a lot about repeatability, but with measurement of longer length temperature effects are more important। अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, एक एग्जाम्पल दिया है, देखो इसने एग्जाम्पल में क्या बोला है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस कैसे हमको पता होना चाहिए। अभी हर कंपनी में क्या है, हर इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, उनके साइज, डायमेंशंस, ठीक है, और डिज़ाइन वगैरह जो है सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे किस तरीके से हम उसको फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके से लोकेट करेंगे, अनसर्टेनिटी को कैसे पता लगाएंगे हम लोग। तो पता लगाने के दो एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। मान लीजिए कि कंपनी ए है, कंपनी ए में छोटे साइज़ के शॉर्ट लेंथ वाले जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, और कंपनी बी में लार्जर लेंथ वाले जो है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है। तो अभी कंपनी ए के अंदर जो है, जो शॉर्टर लेंथ वाले प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उसको हम लोग जो मेजर कर रहे हैं वो किसके मदद से मेजर कर रहे हैं, माइक्रोमीटर्स के मदद से मेजर कर रहे हैं। और यहाँ पे किस चीज़ पे ध्यान ज़्यादा रखने की ज़रूरत है हमको, रिपीटेबिलिटी में। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रीडिंग्स लेंगे और उनका मीन लेंगे, है ना, एवरेज लेंगे उनका। तो इस तरीके से हम लोग जो है अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सकते हैं इन केस ऑफ शॉर्ट लेंथ ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसकी लेंथ शॉर्ट है, तो उस सिचुएशन में हम लोग यहाँ पे मीन लेकर उसका जो है एवरेज लेकर उसकी अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर सकते हैं। बट अभी कंपनी बी में क्या हो रहा था, हमारी इंडस्ट्री बी के अंदर क्या हो रहा है, इंडस्ट्री बी में बड़े साइज वाले प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं जिनकी लेंथ जो है वो बड़ी है, लार्ज है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, रिपीटेबिलिटी या फिर मीन वहाँ पे मायने नहीं रहेगा। वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर या फिर इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है आपका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन हम लोगों ने देखा है पहले भी। तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है या कम होता है तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो मटेरियल के लेंथ के ऊपर पड़ता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेम्परेचर को कंसिस्टेंट या फिर कांस्टेंट रखने की कोशिश करनी पड़ेगी। एनवायरमेंटल जो सिचुएशन है, जैसे ह्यूमिडिटी है आपके इंडस्ट्री की, टेम्परेचर है आपके इंडस्ट्री का, ठीक है, तो ये चीज़ों को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ नंबर ऑफ पर्सन्स, अभी कंपनी में तो आमतौर पे उतना ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कंपनी में जैसे कैलिब्रेशन लैब के बारे में हम लोगों ने देखा था कि उसमें इंटर होने से पहले ब्लोअर के थ्रू गुजरना पड़ता है, उसका एक एप्रॉन होता है सेपरेट। अगर वो 4 पर्सन के लिए ही कैलिब्रेशन लैब आपकी डिज़ाइन की गई तो 4 पर्सन ही एट ए टाइम वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, 5th पर्सन नहीं जा सकता है अंदर। तो ये जितना बारीकी से हम लोग कैलिब्रेशन लैब के लिए देख रहे थे, उतना ही बारीकी से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए नहीं देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हो जाता है तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल, क्योंकि उतना बारीकी से वहाँ पे मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है इन द केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो लेकिन फिर भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एयर कंडीशन वगैरह अगर हम लोग इस्तेमाल कर सकते तो वो इस्तेमाल करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हमारा जो इंडस्ट्री है उसका टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल पे मेंटेन रहेगा। अगर मान लीजिए 20 डिग्री पे हम उसको मेंटेन करें तो थ्रू आउट वो 20 डिग्री पे ही रहना चाहिए। 24/7 जो है, 24 घंटे या वीक के 7 दिन वो क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर पे वो मेंटेन होना चाहिए। दैट सो दैट कि आपका जो प्रोडक्ट है या कंपोनेंट है उसका टेम्परेचर वेरी नहीं होना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से उसमें किसी तरीके का कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्सपांशन उसके अंदर नहीं होना चाहिए।
तो तभी आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं। तो आया ये समझ में एग्जांपल शॉर्टर लेंथ और लॉन्गर लेंथ के प्रोडक्ट्स का। नाउ रिपोर्ट वैल्यूज। सो द मेट्रोलॉजिस्ट केम अप with a value for uncertainty you may see in catalogs or specification. For example, measured value plus minus an estimate of uncertainty. So the uncertainty estimates details are not important as of now, but principles is. अभी principle क्या है? Any measurement need to know where the important sources of errors might be. So locate करना है हमको, find out करना है कहाँ पे mistake हो सकती है और उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना है। सिग्निफिकेंट फिगर्स। वन कॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन ऑल मेजरमेंट्स इज दैट द वैल्यू फॉर द मेजरमेंट कैन ओनली रीड टू अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेसेस। द टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी इट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन एरर। इट इज ऑफन इवैल्यूएटेड यूजिंग टाइप बी मेथड। तो ये एक कुछ जो है प्रोसीजर बताया हुआ है या मेथड बताया हुआ है किस तरीके से हम लोग अनसर्टेनिटी को या फिर सोर्स ऑफ एरर को लोकेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आई थिंक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया है। अगेन सिग्निफिकेंट फिगर कन्वेंशंस। सिग्निफिकेंट फिगर कन्वेंशंस आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द वैल्यूज फ्रॉम मेजरमेंट एक्सप्रेशन ऑफ अनसर्टेनिटी also apply to very large counted values, do not apply to exact values. Count where are certain of values conversion factors. ठीक है, ये उतना ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोगों ने ये देखा था, एग्जाम्पल देखा था लास्ट लेक्चर में। आपके पास दो स्केल्स है तो एक्यूरेसी आपको कहाँ मिलेगी? एग्जाम्पल आपका जो स्केल बी है उसके अंदर आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी एज़ कम्पेयर विद द स्केल ए। बराबर है, ये एग्जाम्पल हमने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था, राइट? यस सर। हाँ, ये समझ में आया था आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो अभी अनसर्टेनिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये दोनों एग्जाम्पल्स में? ऑब्वियसली जो केस ए है, केस ए को हम इसको ये अनसर्टेन बोलेंगे। हम इसको क्या बोलेंगे? इसको अनसर्टेन। क्यों अनसर्टेन बोलेंगे? बिकॉज ये जो है यहाँ पे मिलीमीटर्स के रीडिंग्स नहीं दिए हुए, सेंटीमीटर की रीडिंग दिए हुए, सिर्फ और सिर्फ मिलीमीटर की रीडिंग नहीं दिए हुए। सो ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आ सकता है। यहाँ पे क्या हो सकता है? एरर आ सकता है। सो वी कैन से दैट कि अनसर्टेनिटी है। केस ए में क्या है? अनसर्टेनिटी है और बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेनिटी एरर में ऑकर, यहाँ पे एरर हो सकता है रीडिंग्स लेते समय। तो इस तरीके से जो है हमको फाइंड आउट करना है, लोकेट करना है अनसर्टेनिटी। Rounding conventions, combine numbers in calculations, confusing lookup rules when they need them। तो ये कैलकुलेशन वगैरह जो है आपको सिंप्लीफाइड मेथड में करने हैं और इस तरीके से करने हैं कि वो बाकी लोगों को भी समझ में आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसने कैलकुलेशन किया है सिर्फ उसको समझ में आ रहा है, बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है। देन उसी के साथ साथ जो है हमको कैटलॉग्स का या फिर मैनुअल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं उनका भी इस्तेमाल करना है। नाउ रिकॉर्डिंग अ मेजर्ड वैल्यू। अभी हम लोगों ने रीडिंग तो ले लिया है, उसको लिखना है, रिकॉर्ड करना है उसको। तो बहुत सारे कंपनी में क्या होता है, एक फॉर्मेट बना हुआ होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट बना हुआ होता है, बस उसी के अंदर आपको क्या करना होता है? रीडिंग्स डालने होते हैं। बट नाउअडेज क्या है, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई। पहले क्या करते थे हम लोग? फिजिकली पेपर के ऊपर लिखा करते थे और उसका कैलकुलेशन किया करते थे। वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेता था। ये जो मेथड है पेपर पे लिखने का, मैनुअल वाला जो मेथड है, ये ज़्यादा टाइम लेता है। बट अभी आजकल क्या हो गया, सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन में क्या करते हैं हम लोग? एक्सेल शीट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर ऑलरेडी एक फार्मूला लगा होता है। आपको क्या करना होता है? सिर्फ जो आपने वैल्यू मेजर की है उसको उसके अंदर इंटर करना होता है। जैसे ही आप इंटर करोगे तो बाकी का जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट में हो जाता है। सो रिकॉर्डिंग द मेजर्ड वैल्यू। रिकॉर्ड मेजर्ड वैल्यू और लार्ज काउंट्स विद द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। Don't add extra zeros, don't drop ones that are significant। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि ज़्यादा ज़ीरोज़ को मत ऐड करो। जैसा हमारा क्या वैल्यू आया है 20.000000, इस तरीके से मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ अगर कोई नंबर आ रहा है उसमें, उसको भी ड्रॉप नहीं करना है। जैसा हम लोग क्या करते हैं,
फॉर मोर एक्यूरेसी वी यूज़ 4 डेसिमल पॉइंट्स। 4 डेसिमल पॉइंट्स किसको बोलेंगे? पॉइंट जैसा आता है ना 0.0001, तो अभी कितने डेसिमल पॉइंट्स हो गए? 4 डेसिमल पॉइंट्स हो गए। किस तरीके से 4 डेसिमल पॉइंट्स हो रहे हैं कि पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे, अभी चलो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अभी 0.00001, ये कितने डेसिमल पॉइंट हुआ है? अब ये पॉइंट के बाद से कितना कितना जो है डिजिट उसके अंदर आया है? ये जीरो जो दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये पॉइंट के बाद कितने डिजिट हम लोग देख रहे हैं? तो अभी जैसा हम लोग 4 डिजिट देख रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 4 डेसिमल्स। ठीक है, तो ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए हम लोग क्या, अभी ऐसा भी हो सकता है रीडिंग हमारा 1.1518, तो ये भी क्या है आपका 4 डेसिमल पॉइंट्स है। इस तरीके के रीडिंग्स हम लोग यहाँ पे लिया करेंगे ताकि आपको ज़्यादा एक्यूरेसी यहाँ पे मिले। ओके, तो अभी यही यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि आपको अननेसेसरी जीरोज भी नहीं लेना है और कोई डेसिमल पॉइंट्स भी जो है उसको मिस नहीं कर देना है, छोड़ नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे? विथ डिजिटल रीडिंग्स रिकॉर्ड एग्जैक्टली व्हाट इट सेज, अज्यूम द लास्ट वैल्यू इज एस्टिमेटेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? जैसा दे रहा है वहाँ पे एग्जैक्टली सेम उसी तरीके की रीडिंग यहाँ पे हमको लेनी है, जिस तरीके की आपकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रीडिंग आ रही है, बस सेम रीडिंग आपको जो है यहाँ पे लेनी है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विथ एनालॉग वैल्यूज रिकॉर्ड ऑल मेजर्ड वैल्यूज प्लस 1 दैट इज एस्टिमेटेड। जो हमारे पास टॉलरेंस लिमिट दी जाती है उसको भी इसमें कंसिडर करेंगे, और एनालॉग में अगर आप देख रहे हैं या डिजिटल में आप देख रहे हैं, जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं वो एग्जैक्ट होनी चाहिए। देन उसके बाद राउंडिंग। बायोटेक्नोलॉजी कंपनी स्पेसिफाइज, बायोटेक्नोलॉजी मतलब फार्मास्यूटिकल कंपनी specifies that the level of RNA impurities in a certain product must be less than or equals to 0.02%. If the level of RNA in a particular lot is 0.024, that lot meet the specifications. अभी देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसकी मदद से आप लोग समझ सकते हैं कि एक कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, जिसका एक प्रोडक्ट है, XYZ प्रोडक्ट है, उसके अंदर RNA की वैल्यू हम लोग चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है एक्सेप्ट करने की RNA वैल्यू कितना रेंज वहाँ पे डिफाइन करके दी है कि 0.02% अगर उसके अंदर RNA रहता है, सो वी शुड एक्सेप्ट दैट। बट आपने क्या किया है? अभी एक मेजरमेंट किया है, और मेजरमेंट करने के बाद वहाँ पे जो रीडिंग आ रही है वो कितनी आ रही है? 0.024% आ रही है। तो अभी इसको भी हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों एक्सेप्ट कर लेंगे? क्योंकि ये 3rd डेसिमल पॉइंट जो है इसमें चेंजेस आ रहे हैं, और मतलब 3rd डेसिमल पॉइंट में चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? उतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है उसमें, उतना ज़्यादा चेंज नहीं है एग्जैक्ट वैल्यू के अकॉर्डिंगली, ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या हो गई आपकी? 0.02%, ये क्या होगी? आपकी ट्रू वैल्यू होगी। और 0.024% ये क्या हो गया? आपका मेजर्ड वैल्यू हो गया। सो द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज नॉट बट मच बिगर। एक स्मॉल सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है। 3rd डेसिमल पॉइंट में इसमें डिफरेंस आ रहा है। द स्पेसिफिकेशन इज सेट एट 100th डेसिमल प्लेस, देयरफॉर द रिजल्ट इज राउंडेड टू दैट प्लेस व्हेन इट इज रिपोर्टेड। द रिजल्ट राउंडेड इज देयरफॉर 0.02 एंड इट मीट्स द स्पेसिफिकेशन। हम उसको क्या, इसका कंक्लूजन क्या लिख रहे हैं यहाँ पे कि अभी जो हो रहा है ये 3rd डेसिमल प्लेस पे जो है हमारा डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, और देयरफॉर द रिजल्ट इज राउंडेड टू द प्लेस व्हेन इट इज रिपोर्टेड।
तो हम क्या कर रहे हैं, उसको 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही उसको कंसिडर कर रहे हैं और इसको राउंड अप कर रहे हैं और इसको ऐसे कंक्लूड कर रहे हैं हम 0.02 ही है वो, ऐसा हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे। अगेन फिर ये एक्यूरेसी और प्रिसीशन का डिफरेंस है। देन आते हैं हम लोग थर्मोमीटर के ऊपर। लुक एट द वैल्यूज फॉर द थर्मोमीटर ऑन द बोर्ड। सिग्निफिकेंट फिगर conventions can guide us in how to record the value that we read of any measuring instrument. With these thermometers, correct numbers of sign। अभी किस में मेजर करते हैं हम लोग, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर मेजर करते हैं। थर्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग, टेम्परेचर मेजर करते हैं, और कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू को कैसे फिगर आउट करेंगे कि वो ट्रू वैल्यू है या नहीं है, टेम्परेचर का जो है एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिपीटिंग मेजरमेंट लेंगे, रिपीटेड मेजरमेंट्स लेंगे, बार बार हम क्या करेंगे वहाँ पे मेजरमेंट लेंगे। तो फिर क्या करेंगे, उसका मीन निकाल लेंगे हम लोग। तो उस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा एक्यूरेसी को अचीव कर सकते हैं। तो ये अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, इन शॉर्ट क्या है यहाँ पे अलग अलग एग्जाम्पल्स है किस तरीके से ज़्यादा एक्यूरेसी को हम लोग ले सकते हैं। देन कैलिब्रेशन।